उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि हमने कहा था कि पहले की 2 क्लासेस बिल्कुल बेसिक्स होंगी और बेसिक्स इरिलेवेंट नहीं होगा, ठीक है। पूछे गए प्रश्न होंगे इनमें और पूरा एक निचोड़ होगा, ठीक है। निष्कर्ष जिसे बोलते हैं, कहते हैं ना किसी मूवी का ट्रेलर, ठीक है। तो एक क्लास जो आप ले चुके, आपने देखा होगा कैसा था वो, और ये सेकंड क्लास है, ठीक है। तो ये आज की क्लास और पिछली जो क्लास थी, ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अब जो क्लास आएगी वहां से हम एक एक टर्म को उठाएंगे और उस सबको समझेंगे। तो इन बेसिक क्लासेस में जो टर्म यूज किए गए हैं, जो वर्ड यूज किए गए हैं, कुछ भी यूज किया गया हो, आप समझ लीजिएगा जब आप आगे जाके पढ़ेंगे तो हर शब्द, हर चीज समझेंगे, हर चीज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम जानते हैं संविधान का परिचय, बिल्कुल बेसिक इंट्रो। आपसे कोई आपके देश के संविधान का परिचय पूछे, उसको 3 भागों में बांट के बता सकते हैं। पहला, संविधान का दर्शन। संविधान का दर्शन मतलब भविष्य का भारत कैसा होगा। जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनकी दृष्टि में, उनकी कल्पनाओं में भविष्य का भारत कैसा था, यह संविधान का दर्शन बताता है। तो संविधान के दर्शन में हम क्या देखते हैं, जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो हो गया पहला। दूसरा, हमारे मौलिक अधिकार हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए। तीसरा, राज्य के नीति निदेशक तत्व हो गए, डीपीएसपी। और चौथा, मूल कर्तव्य हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए। ये संविधान का दर्शन है, इसे संविधान का आदर्श भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान का दर्शन किसे कहते हैं, चारों ऑप्शन दिए जाए, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और जो 5वां विकल्प को दिया जाए उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी बोला जाए तो बिल्कुल सभी है, लेकिन अगर किसी एक को चुनना हो, किसी एक एप्रोप्रिएट आंसर को चुनना हो, तो क्या होगा हमारा, संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। तो हमने बोला कि संविधान का परिचय 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में पहला हमने देखा संविधान का दर्शन, ठीक है। दूसरा हम जानते हैं सरकार का गठन। सरकार का गठन का मतलब यह वह संस्था होती है जो शासन संचालन का कार्य करती है। वह संस्था जो शासन संचालन का कार्य करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सरकार बोलते हैं। दूसरे भाग में हमने सरकार का गठन बांट दिया, इसके बारे में भी संविधान से विस्तार में वर्णन है। और तीसरा हम विविध रख देते हैं, मिसलेनियस रख देते हैं, यानी इसके अर्थ जो भी बचता है वो सब विविध में आता है। चाहे वो नागरिकता हो, चाहे वो पंचायतें हो, नगर पालिका हो, भाषा से संबंधित जो विषय हो, चाहे केंद्र राज्य संबंध हो, चाहे चुनाव हो, ठीक है, इत्यादि जितने भी विषय हैं वो सब हमारे क्या है, विविध में आते हैं। अब हमने बोला कि संविधान का परिचय, और हमने 3 भागों में इसको बांट दिया, संविधान का आदर्श, सरकार का गठन और तीसरा है हमारा विविध, ठीक है। जैसे देखिए मैंने आपको फ्लो चार्ट में बना के दिखाया है। संविधान का परिचय, तो संविधान का परिचय में पहले जानते हैं संविधान का दर्शन, ठीक है, इसको हम आदर्श मूलक भी कह सकते हैं। तो संविधान के दर्शन में क्या है, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये संविधान के दर्शन का भाग है, यानी संविधान का दर्शन माना जाता है, ठीक है। सरकार का गठन दूसरा है। सरकार का गठन मतलब वह संस्था जो सरकार चलाने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये संविधान के परिचय में हम इसको 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं, ठीक है, संविधान को। तीसरा, विविध में हम जानते हैं जैसे केंद्र राज्य संबंध, नागरिकता, चुनाव आयोग, पंचायतें, नगर पालिका, भाषा संबंधित विषय और लोक सेवाएं इत्यादि, ठीक है। तो ये संविधान का परिचय, कभी कोई आपसे संक्षिप्त में पूछे तो आप 3 भागों में संविधान को बांटकर देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें पहला है संविधान का दर्शन, जो आदर्श मूलक जिसे कह सकते हैं, जिससे प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व शामिल है, ठीक है। सरकार का गठन दूसरा हो गया और तीसरा विविध। इन दोनों को छोड़कर जितना भी बचता है वो मिसलेनियस में आता है, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा है सरकार, इसको थोड़ा और समझते हैं। सरकार के जो अंग है उसको भी हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी हमारी न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि विधायिका और संसद क्या एक है या अलग अलग है, देखिए है दोनों एक ही, विधायिका और संसद एक ही चीज है, बस एक टर्म के सापेक्ष में अंतर है। टर्म के सापेक्ष में कैसे, कि विधायिका अपने आप में कॉमन शब्द को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर कोई बोल दिया लड़की, ठीक है, देश की सभी लड़कियां, अगर सपोज एक क्लास है इसमें बहुत सारी लड़कियां बैठी, इसमें मैं भी बैठी हूं, ठीक है, अगर बोल दी ऑल द गर्ल्स, तो ऑल द गर्ल्स में मैं भी आ रही हूं, मैं भी सभी लड़कियों में आ रही हूं। लेकिन अगर बोल दिया जाए केवल चांदनी, तो सिर्फ मैं आ रही हूं, है ना। तो 10 बोला गया तो क्या हुआ, कॉमन नाउन हो गया। अगर मेरा बस नाम लेके मुझे बस इंडिकेट किया जा रहा है, मुझे बस बुलाया जा रहा है, इसका मतलब मैं प्रॉपर नाउन हो गई, ठीक है। तो विधायिका एक कॉमन टर्म होता है। हर देश की जो संसद होती है, जो कानून बनाने की जो संस्था होती है, उसको हम विधायिका बोलते हैं। प्रत्येक देश की कानून बनाने की संस्था को हम, केंद्र की जो संस्था होती है उसको हम विधायिका बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस विधायिका को हर देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत की जो विधायिका है उसको हम संसद बोलते हैं, यूएसए की विधायिका को हम कांग्रेस बोलते हैं, ब्रिटेन की विधायिका को हम पार्लियामेंट बोलते हैं, जापान की विधायिका को हम डाइट बोलते हैं, ईरान की विधायिका को हम मजलिस बोलते हैं, नेपाल की विधायिका को हम राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं, है ना। तो ये जो विभिन्न देश होते हैं, हर देश की अपनी विधायिका होती है और उनको विभिन्न नामों से क्या करते हैं, जाना जाता है, ठीक है। तो हमने देखा सरकार के अंग, और सरकार के अंग में पहला था विधायिका। तो विधायिका क्या होती है, विधायिका सरकार का वह अंग होती है जो कानून बनाने का कार्य करती है। क्या करती है, सरकार का वह अंग जो कानून बनाने का कार्य करती है, ठीक है। तो विधायिका को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक केंद्र की विधायिका और दूसरा है हमारी राज्य की विधायिका। विधायिका को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक केंद्र या संघ की विधायिका और दूसरी है प्रांत या राज्य की विधायिका। तो संघ की जो विधायिका है उसको हम संसद बोलते हैं। संघ की विधायिका को हम क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। उसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। उसके भी 2 सदन होते हैं,
एक हमारा होता है राज्यसभा और दूसरा है हमारा लोकसभा। और दोनों ही संस्थाएं केंद्र में कानून बनाने का कार्य करती है, ठीक है। केंद्र के कानून बनाने का कार्य कौन करती है? लोकसभा और राज्यसभा, यानी केंद्र की विधायिका यानी संसद, ठीक है। राज्य की जो विधायिका है उसको भी दो भागों में बांट सकते हैं हम। एक राज्य की जो विधायिका, पहली बात तो उसको बोलते हैं विधानमंडल। क्या बोलते हैं? विधानमंडल। राज्य की या प्रांत की जो विधायिका होती है उसको राज्य विधानमंडल बोलते हैं, ठीक है। इसके भी दो भाग हैं, यानी इसको भी दो भागों में हम बांट सकते हैं, राज्य की विधायिका को भी। एक विधान परिषद, जैसे केंद्र में राज्यसभा होता है तो राज्यसभा के सापेक्ष राज्य में विधान परिषद होता है। जैसे केंद्र में लोकसभा होता है वैसे राज्य में लोकसभा के सापेक्ष होता है विधानसभा, ठीक है। तो हमने देखा कि जो विधायिका है उसको हमने दो भागों में बांटा, एक प्रांत की विधायिका, एक केंद्र या संघ की विधायिका, और दूसरी है प्रांत या राज्य की विधायिका। केंद्र की विधायिका को हम संसद बोलते हैं, राज्य की विधायिका को हम क्या बोलते हैं? राज्य विधानमंडल। केंद्र की विधायिका जो संसद है उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, उसके भी दो भाग होते हैं, दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। उसके दो सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। राज्य या प्रांत की जो विधायिका होती है यानी राज्य विधानमंडल, उसके भी दो सदन होते हैं, एक हमारा क्या है? राज्य विधान परिषद, और एक हमारा क्या है? राज्य विधानसभा। तो पहला सरकार का अंग हो गया विधायिका और दूसरा हमने क्या बोला? कार्यपालिका। अब ये कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका सरकार का वह अंग होती है जो कानून को लागू करने का कार्य करती है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग होती है जो कानून को इंप्लीमेंट करती है, उसको लागू करने का कार्य करती है, ठीक है। कार्यपालिका के भी दो प्रकार हैं, एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका जो हमारी होती है वो अस्थायी होती है, जैसे मंत्रिपरिषद हो गया, जैसे शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, यानी चुनाव प्रक्रिया के दौरान बदल जाते हैं, ठीक है। चुनाव में अगर दूसरी सरकार आ गई तो ये बदल जाते हैं अमूमन। दूसरी कौन सी कार्यपालिका है हमारी? एक तो राजनीतिक कार्यपालिका होगी, दूसरी हमारी प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका में नौकरशाही आती है, जैसे आईएएस पीसीएस, जैसे आप लोग अब आईएएस पीसीएस बनेंगे तो आप प्रशासनिक कार्यपालिका के हिस्सा होंगे, ठीक है। जिसे नौकरशाह बोला जाता है, ठीक है। तो आप स्थायी कार्यपालिका है, यानी चुनाव कोई भी जीते, कोई भी मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, आप नहीं बदले जाएंगे, ठीक है। आपकी एक अलग प्रक्रिया होती है, आपका चुनाव से आपके जो नियुक्ति है या पदच्युत है उससे कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। तो ये स्थायी कार्यपालिका होती है। अगर सरकार के सापेक्ष यानी केंद्र और राज्य के सापेक्ष देखा जाए तो जो कार्यपालिका उसको दो भागों में उसको भी बांट सकते हैं, जैसे हमने विधायिका को दो भागों में बांटा, एक प्रांत की और एक संघ की, वैसे ही कार्यपालिका को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक संघ या केंद्र की कार्यपालिका और एक हमारी प्रांत या राज्य की कार्यपालिका। संघ की या केंद्र की जो कार्यपालिका है उसमें हम जैसे जानते हैं कि राष्ट्रपति, ठीक है। वस्तुतः राष्ट्रपति विधायिका का भी अंग होता है, राष्ट्रपति विधायिका का भी अंग होता है, लेकिन इसको कार्यपालिका का अंग, मुख्यतः कार्यपालिका का अंग माना जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार का जो प्रशासनिक आदेश होते हैं, सरकार के जो प्रशासनिक आदेश होते हैं वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षरोपरांत ही लागू होते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति को कार्यपालिका का अंग माना जाता है, मुख्यतः कार्यपालिका का अंग माना जाता है। किसे? राष्ट्रपति को। तो केंद्र या संघ की विधायिका में कौन है? राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, फिर है हमारे प्रधानमंत्री, फिर हमारा मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल, ठीक है, या और फिर है हमारा केंद्र या संघ की सेवाएं, ठीक है। वैसे इसी सापेक्ष हमारे राज्य में भी होते हैं। राज्य में कैसे? जैसे केंद्र में राष्ट्रपति वैसे राज्य में राज्यपाल होता है, ठीक है। राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है राष्ट्रपति के सापेक्ष, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति वैसे राज्य में राज्यपाल होता है। केंद्र में उपराष्ट्रपति होता है लेकिन राज्य में उपराज्यपाल नहीं होता। अब क्यों? देखिए, राष्ट्रपति देश में एक होता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति किसी भी कारणवश अगर वो पद खाली है राष्ट्रपति का, ठीक है, वो पद खाली ना रहे इसलिए उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई कि भाई राष्ट्रपति का पद रिक्त ना रहे। सपोज किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, त्याग पत्र रिक्त, कोई भी कारण हो, अगर वो पद खाली है तो वो पद रिक्त ना रहे, इसलिए उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई ताकि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वो पद खाली ना हो और उपराष्ट्रपति उस राष्ट्रपति के कार्यभार को संभाल ले। लेकिन राज्य में राज्यपाल की बाद उपराज्यपाल की नियुक्ति जरूरी नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि राज्यपाल देश में बहुत सारे हैं। अगर किसी राज्य में कोई राज्यपाल नहीं है तो दूसरे राज्य का राज्यपाल उसके कार्यभार को संभाल लेता है। हमने देखा भी है कि अभी जो उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री राज्यपाल थी आनंदीबेन पटेल, वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों को देख रही थी, है ना। कई ऐसे राज्यपाल है, एक साथ कई राज्यों को देख लेते हैं, है ना। तो राज्यपाल सिर्फ एक है, यानी राज्यपाल राष्ट्रपति सिर्फ एक है, लेकिन राज्य और राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का नियुक्त किया जाता है, चुनाव होता है। लेकिन राज्यपाल के बाद उपराज्यपाल का पद नहीं होता राज्य में, ठीक है। तो केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, ठीक है। केंद्र में प्रधानमंत्री होता है कार्यपालिका में। यहां क्या होता है? प्रधानमंत्री की जगह राज्य का हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। केंद्र में विधानसभा जैसे होता है मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होता है, वैसे राज्य की भी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल होता है। जैसे केंद्र या प्रांत, केंद्र या संघ की जो सेवाएं होती हैं केंद्रीय सेवाएं होती हैं, वैसे ही प्रांत की भी सेवाएं होती हैं, प्रांतीय सेवाएं होती है, ठीक है। तो ये हमारी कार्यपालिका हो गई, एक केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। केंद्र में आपने देखा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और केंद्रीय सेवाएं। राज्य में आपने देखा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और प्रांतीय सेवाएं, ठीक है। तीसरा सरकार का जो अंग है वो हमने बोला न्यायपालिका। सरकार का हमने तीन अंग अभी बताए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका सरकार का वह अंग होती है जो विवादों का निपटारा करती है, ठीक है।
न्याय करती है, न्याय का कार संभालती है, ठीक है। तो भारत में न्यायपालिका है, उसकी व्यवस्था एकल है। जैसे हमने सरकार का स्वरूप देखा कि विधायिका का स्वरूप देखा कि प्रांत की अलग है, केंद्र की अलग है, कार्यपालिका का स्वरूप देखा कि केंद्र की अलग, राज्य की अलग, है ना। लेकिन जो न्यायपालिका है उसका स्वरूप भारत में एकल है। यानी जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में क्या है कि राज्य की जो न्यायपालिका है वो अलग है और केंद्र की न्यायपालिका अलग है। यानी अगर राज्य से संबंधित कोई मुद्दा होता है, कोई घटना होता है, तो वो राज्य के पास जाएगा, वो जो विषय राज्य का है वो राज्य के पास जाएगा। यानी राज्य अपने अपने विषय में हेड है और केंद्र अपने विषय में हेड है, ठीक है। राज्य के निर्णयों को आप केंद्र में चुनौती नहीं दे सकते, केंद्र के निर्णयों को राज्य में चुनौती नहीं, उनका बंटवारा है कि भाई ये राज्य के मुद्दे हैं, राज्य इस पर सुनवाई करेगा, और ये केंद्र के मुद्दे इस पर केंद्र सुनवाई करेगा। कहाँ? अमेरिका में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, अगर आप संतुष्ट नहीं है उस निर्णय के खिलाफ जाना चाहें तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहां भी आप निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अर्जी कर सकते हैं, ठीक। तो चरणबद्ध है, एक दूसरे से लिंक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, है ना। और अगर फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं भारत में, है ना। तो भारत में जो न्यायपालिका है वो एकल है, ठीक है। अमेरिका की जैसे दोहरी नहीं है। अभी तक जितना आपने समझा, इस सबका देखिए मैंने फ्लो चार्ट बनाया ताकि आप और अच्छे से समझ जाए। डबल रिपीट मैंने किया आपके लिए। सरकार के अंग अगर हम देखें तो हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका सरकार का वह अंग जो विधि या कानून बनाने का क्या करता है, कार्य करता है, वो हमारी विधायिका होती है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग जो कानून को लागू करने का कार्य करती है, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन का कार्य करती है। और कार्यपालिका को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक हमारी राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी हमारी है प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका होती है, जैसे जो चुने हुए मंत्रीगण इत्यादि जो होते हैं, जो मंत्री परिषद होता है वो हमारा राजनीतिक कार्यपालिका होता है, ठीक है। यानी ये सरकार का वह अंग है जो कानून को लागू करने का कार्य कर रहा है। और प्रशासनिक कार्यपालिका में हमारी स्थायी कार्यपालिका कहलाती है, जिसमें नौकरशाही जैसे IAS PCS जैसे आप लोग हैं ना, तो ये सब प्रशासनिक कार्यपालिका के आप हिस्सा बनेंगे, जो स्थायी कार्यपालिका होती है, ठीक है, जिसका चुनाव नहीं होकर आता, ठीक है, चयन होकर आते हैं जो। तीसरा है हमारे सरकार के अंग में न्यायपालिका, ठीक है। यह सरकार का वह अंग होता है जो विवादों का क्या करता है, निपटारा करता है या न्याय करता है, ठीक है। तो सरकार के अंगों को भी हम 3 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। जब हम सरकार के गठन के बारे में पढ़ते हैं तो हम इसको भी 3 भागों में बांट सकते हैं, एक विधायिका, दूसरी हमारी कार्यपालिका है और तीसरी हमारी न्यायपालिका है। विधायिका भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक केंद्र यानी संघ की विधायिका और दूसरी हमारी है प्रांत या राज्य की विधायिका, ठीक है। संघ या केंद्र की विधायिका को हम संसद बोलते हैं, ठीक है। इसके भी 2 भाग हैं, एक राज्यसभा और लोकसभा। यानी राज्यसभा और लोकसभा केंद्र में कानून बनाने वाली संस्था है, ठीक है। और प्रांत की जो विधायिका है या राज्य की जो विधायिका है उसको हम क्या बोलते हैं, राज्य विधानमंडल। क्या बोलते हैं हम? राज्य विधानमंडल। इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। क्या? विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। जैसे केंद्र में जो संसद होता है, संसद में जो राज्यसभा है वो विधान परिषद के सापेक्ष होता है राज्य के, और लोकसभा जो है वो हमारी विधानसभा के सापेक्ष होता है, ठीक है। जैसे केंद्र में सारी संस्थाएं कार्यरत होती हैं, वैसे हमारी राज्य में भी सारी संस्थाएं कार्यरत होती हैं। कार्यपालिका जो है हमारी, इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक संघ की कार्यपालिका और दूसरी हमारी है राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका जैसे हमारे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और केंद्रीय सेवाएं, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी संघ की कार्यपालिकाएं हो गई, ठीक है, संघ की कार्यपालिका हो गई। और राज्य की कार्यपालिका जैसे केंद्र में ऐसे कार्यपालिका है, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका होती है। जैसे राष्ट्रपति के सापेक्ष राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है। जैसे वहां पर उपराष्ट्र प्रधानमंत्री होता है तो राज्य में क्या होता है, हमारा मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद यहाँ भी होता है, इनका भी मंत्रिमंडल होता है। और यहाँ भी जैसे केंद्र की केंद्रीय सेवाएं होती है, वैसे ही प्रांत या राज्य की भी अपनी क्या होती है, प्रांतीय सेवाएं होती हैं। न्यायपालिका तीसरा सरकार के जो गठन का भाग है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, अदर कोर्ट्स हो गए, ठीक है। अब हम एक नया टर्म समझते हैं, बहुमत, ठीक है। बहुमत के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। आप पहले बहुमत समझे। बहुमत का मतलब होता है बहुधन मत। बहु मतलब अधिक, मत मतलब होता है वोट, मतदान, ठीक है। यानी जिसके पास अधिक मतदान हो वो चीज पारित या पास मानी जाएगी, ठीक है। जैसे हम 3 लोग हों सपोज, ठीक है, और ये बोला जाए कि भाई कोई फल लगा और बोला तोड़ा जाए कि ना तोड़ा, 2 लोग कह रहे हैं हाँ तोड़ लिया जाए, एक कह रहा नहीं, तो बहुमत किसके पास है, जो कह रहे हैं तोड़ लिया जाए, ठीक है। उसके पास 2 लोग हैं और जो ना कर रहा है उसके पास वो अकेले हैं, तो विजयी कौन हुआ, जिसके पक्ष में ज्यादा लोग हैं, है ना। ऐसे ही बहुमत होता है। अब इसका निर्धारण संख्या के आधार पर होता है, ठीक है, कि वहां पर कितनी संख्या है, वहां पर कितनी संख्या है इसके आधार पर होगा, ठीक। तो हम बहुमत के प्रकार पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साधारण बहुमत। आप अक्सर सुनते होंगे कोई बिल पारित हो गया, कोई विधेयक पारित हुआ, कोई विधेयक नहीं पारित हुआ, बहुमत नहीं उसको मिला, तो क्या है बहुमत। तो सबसे पहले हमने बोला पढ़ते हैं साधारण बहुमत, इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य संख्या का 50% से अधिक, 50% प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं कि लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 543, 543, ठीक है। मान लीजिए किसी दिन 200 सदस्य उपस्थित हुए, 200 सदस्य हमारे उपस्थित हुए और 200 सदस्यों में मतदान कितनों किया, 180 ने मतदान किया, ठीक है। 180 में भी 150 ने पक्ष में मतदान किया और 30 ने विपक्ष में मतदान किया, ठीक है। अब आपने सोचा होगा कि 200 उपस्थित है, मतदान 180 क्यों कर रहा है, होता है, ठीक है। जैसे आप लोग चुनाव आते हैं ना, एक नोटा का बटन होता है, आप दबाएं मतलब आप किसी को भी नहीं दे सकते, है ना, किसी को आप पक्ष किसी को नहीं देना चाहते तो आप नोटा का बटन दबा दें, है ना। ऐसे ही होता है वहां भी, संसद में भी, कि भाई अगर आप पक्ष में नहीं, विपक्ष में कहीं नहीं जाना चाहते तो आप भाग ही नहीं लेते।
तो 200 सदस्य उपस्थित थे, 180 सदस्य क्या हुए, शामिल हुए मतदान में, जिसमें 150 ने पक्ष में वोट डाला और मान लीजिए कि 30 ने विपक्ष में वोट डाला। हम मान रहे हैं, ठीक है, आपको समझाने के एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक। तो हमने क्या बोला कि 50% से एक अधिक होना चाहिए, ठीक है। 50% से एक अधिक का मतलब 180 सदस्यों ने मतदान दिया, ठीक है। हमने क्या बोला, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य संख्या का 50% से एक अधिक होना चाहिए। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य कितने, 180। तो 180 का 50% करें, 180 का 50% मतलब आधा, 180 का आधा करें कितना हो गया, 90। 90 में एक जोड़ दें तो क्या हुआ, 91, ठीक है। यानी अगर 91 सदस्य पक्ष में है तो बहुमत पारित माना जाएगा। अगर 91 सदस्य, अगर 91 से कम सदस्य आ रहे हैं पक्ष में, ठीक है, तो बहुमत पारित नहीं माना जाएगा। तो हमने देखा कि हमारे 200 सदस्य उपस्थित थे, 180 ने मतदान किया, 150 पक्ष में है, यानी बहुमत से हमारा ज्यादा है, तो प्रस्ताव क्या हुआ हमारा, अधिनियम या प्रस्ताव क्या हुआ हमारा, पारित मान लिया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है। तो हमने क्या कहा, साधारण बहुमत में मान लीजिए लोकसभा में सदस्य संख्या है 543, ठीक है। 543 में उपस्थित कितने हैं हमारे, उपस्थित सदस्य संख्या कितने हैं, 200, ठीक है। और मतदान कितनों ने किया, मतदान करने वाले सदस्य संख्या कितने हमारे, 180, ठीक है। जिसमें से कि हमने क्या कहा कि 150 पक्ष में थे, यस में, और 30 हमारे क्या है, नो में है, ठीक है। तो हमने देखा कि वर्तमान में हमारे लोकसभा में 543 सदस्य हैं। तो मान लेते हैं कि किसी दिन सदन में 200 सदस्य उपस्थित हैं और मतदान 180 ने किया, ठीक है। अब हमें साधारण बहुमत के लिए हमने क्या बोला कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है। 50% प्लस 1 होना चाहिए, यानी 180 मतदान और उपस्थित सदस्य संख्या का कितना है, 180 है। तो 180 का कितना होना चाहिए, 50%, यानी 1/2, ठीक है, प्लस 1। तो इसको कितना करेंगे, 90 प्लस 1, ठीक है। तो अगर 91 से अधिक है, अब हम देखते हैं कि हमारे जो यस था वो कितना है, 150 है, जो कि 150 अधिक है, यानी हमारा बहुमत क्या हो गया, पारित हो गया, ठीक है। और मान लीजिए अगर यहाँ पे नो जो संख्या होती, उसकी संख्या होती हमारी 89, ठीक है, तो ये बहुमत पारित नहीं माना जाता, ठीक है। और एक और बात, अभी हमने देखा कि हमने एक जोड़ दिया, ठीक है। अगर ये सदस्य संख्या विषम होती, ठीक है, विषम का मतलब अगर जो उपस्थित सदस्य संख्या थे वो कितना होता, 179 होता, पूरा 80 ना होकर 179 होता, तो इसका हम आधा करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, 89.5, ठीक है। और हमने क्या बोला, दशमलव के बाद की संख्या अगर 5 है, 5 से अधिक 9 है, 9 तक अगर कुछ 5, 6, 9, 7, 8, तो दशमलव हट के एक आगे जुड़ जाता है, ठीक है। यानी 89, यानी 1.5 हट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 89 की जगह हमारा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 90 हम देखते हैं कि क्या है, कम है। अब यहाँ पर एक नहीं जोड़ेंगे हम, ठीक है, एक नहीं जोड़ेंगे। अगर विषम संख्या में सदस्य उपस्थित है और मतदान करने वाले सदस्य विषम है तो एक नहीं जोड़ेंगे, अगर सम है तो हम उनमें एक जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा साधारण प्रकार का बहुमत होता है। सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला बहुमत साधारण बहुमत ही है, ठीक है। साधारण बहुमत हमारा सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला बहुमत है। जितने भी साधारण विधेयक होते हैं हमारे साधारण बहुमत से पारित होते हैं। धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, इसके लिए भी हमारा साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अधिकांश जो प्रस्ताव होते हैं वो भी हमारे साधारण बहुमत से लाए जाते हैं, जैसे अविश्वास प्रस्ताव हो गया, विश्वास प्रस्ताव हो गया, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव हो गया, कटौती प्रस्ताव हो गया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो गया, धन्यवाद प्रस्ताव हो गया। ये सब क्या है हमारे, ये हमारे साधारण बहुमत से पारित होते हैं। साधारण बहुमत के क्या है उदाहरण, आप वित्त विधेयक, धन विधेयक, टर्म सुन के बिल्कुल नहीं घबराइएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारे एक एक वर्ड एक्सप्लेन किए जाएंगे आगे। हमने क्या बोला, सिर्फ इंट्रो चल रहा है, ठीक है। तो हमने साधारण बहुमत देख लिया, सिंपल मेजोरिटी देख लिया। दूसरा हम जानते हैं प्रभावी, इफेक्टिव, या इसी को बोलते हैं तत्कालीन बहुमत, देन मेजोरिटी, ठीक है। ये क्या होता है, प्रभावी या तत्कालीन बहुमत जो होता है वो हमारी प्रभावी सदस्य संख्या के 50% का एक अधिक कर दो, ठीक है। 50% से एक अधिक होना चाहिए। अब प्रभावी सदस्य संख्या क्या है, प्रभावी सदस्य संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि कुल सदस्य संख्या, मान लीजिए लोकसभा में हम जानते हैं कि वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है, 543, ठीक है। तो कुल सदस्य संख्या से आप रिक्तियां हटा दीजिए। रिक्तियां मतलब मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है, वो जो पद है उनको हटा दीजिए, या किसी कारणवश किसी का निर्वाचन रद्द हो जाता है, सपोज कोई व्यक्ति घपलेबाजी करके आया है, ठीक है, फ्रॉड पाया जाता है, किसी भी तरह अयोग्य पाया जाता है उसका चुनाव प्रक्रिया में जो चयनित होकर आया उसका चुनाव रद्द कर दीजिए, ठीक है। तो जो क्या हुआ, हमने बोला निर्वाचन रद्द हुआ, मृत्यु हुई, और हमने क्या बोला, किसी ने त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। तो मान लीजिए 3 सदस्य मान लीजिए रिक्तियों वाले हैं, लोकसभा में 543 सदस्य हैं, हम मान लेते हैं कि 3 रिक्तियां हैं, ठीक है। तो 543 से आप 3 हटाएं कितना आ रहा है, 540, ठीक है। तो 540 हमारा क्या है, प्रभावी सदस्य संख्या निकल गया है, ठीक है। ये हमारा अभी क्या निकल गया, हमारा प्रभावी सदस्य संख्या निकल गया। लेकिन हमने क्या बोला, प्रभावी बहुमत निकालने के लिए क्या करना होगा, प्रभावी सदस्य संख्या का 50% से एक अधिक होना चाहिए। तो प्रभावी सदस्य संख्या कितना है, 540। अब 540 का 50% यानी 540 का आधा करके एक जोड़ दीजिए, कितना निकल रहा है हमारा, 270 निकल रहा है, 270 निकल रहा है, ठीक है। अब 270 में एक जोड़ दीजिए, 271 निकल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रभावी या तत्कालीन बहुमत। यानी अब ये सिर्फ एग्जांपल हमने लिया है, ठीक है, कि 3 पद रिक्त हैं, आप 10 पद रिक्त मान लीजिए, 5 पद रिक्त मान लीजिए, ये जो चुनाव चल रहा हो सकता है आप वहां वैसे मान लीजिए, ठीक है। हम आपको सिर्फ एग्जांपल समझा रहे हैं
कि लोकसभा के सदस्य संख्या 543 है, हमने उसमें 3 रिक्तियां मान ली, 3 रिक्तियां हमने अपनी तरफ से मान ली और उन 3 रिक्तियों को हटा दिया, तो हमारा प्रभावी सदस्य संख्या निकला। अब उस प्रभावी सदस्य संख्या से हमें क्या निकालना है? प्रभावी बहुमत। और प्रभावी बहुमत निकालने के लिए हमने क्या बोला? प्रभावी सदस्य संख्या के 50% का एक अधिक होना चाहिए। तो 540 का हमने आधा करके एक जोड़ दिया, हमारा 270 निकला, और एक जोड़ दिया तो 271 निकला। यानी अब जो बहुमत पड़ेगा वो 271 से अगर कम हो रहा है, अगर हम प्रभावी बहुमत के लिए कार्य कर रहे हैं और 271 से कम है बहुमत पक्ष में, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा, वो स्थगित हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रभावी बहुमत है इसका प्रयोग कहां होता है? इसका प्रयोग मुख्यतः 8 जगह होता है। 8 जगह कौन कौन सा? बहुत आसान है, आप याद रखिए। देखिए, केंद्र में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, स्पीकर, और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। वैसे ही अब आप राज्य में आइए, राज्य में आएंगे तो राज्य में क्या होगा? जैसे केंद्र में लोकसभा, वैसे राज्य में क्या होता है हमारा? विधानसभा। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। ठीक है, ये 8 हो गए हमारे। लोकसभा और राज्यसभा 2 भागों में बांटिए। लोकसभा में फिर 2 करिए, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। ठीक है, अब राज्य में आइए, राज्य में विधानसभा, विधानसभा में कौन? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद में कौन? सभापति और उपसभापति। ठीक है, ये हमारे 8 हो गए। तो इन 8 का जो पदच्युत करने के लिए, यानी पद मुक्ति या इनको पद से हटाने के लिए कौन से बहुमत का प्रयोग होता है? प्रभावी या तत्कालीन बहुमत का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर आप राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, या विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, या विधान परिषद के सभापति उपसभापति को अगर हटाना चाहते हैं इन 8 को, तो इनको हटाने के लिए कौन सा बहुमत का प्रयोग किया जाता है? प्रभावी, इफेक्टिव या देन मेजोरिटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको देखिए और एग्जांपल से मैंने समझाया था कि आप समझ जाओ। प्रभावी बहुमत यानी प्रभावी सदस्य संख्या पहले निकालते हैं। प्रभावी सदस्य संख्या का चूंकि 50% + 1 होना चाहिए, तो प्रभावी सदस्य संख्या हम जानते हैं क्या होता है? प्रभावी सदस्य संख्या निकालने के लिए हम जानते हैं कि कुल सदस्य संख्या से रिक्तियां हम हटा देते हैं। ठीक है, रिक्तियों को क्या करते हैं? हम हटा देते हैं। तो मान लीजिए रिक्तियां मतलब सपोज जो होती है, मृत्यु से के कारण जो रिक्ति हो रहा है पद, या फिर निर्वाचन रद्द हो रहा है, या फिर हम जैसे कि त्याग पत्र इत्यादि के कारण जो पद रिक्त है। ठीक है, तो मान रहे हैं कि 3 रिक्तियां हैं, आप 10 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, 7 मान लीजिए, जो आपको सुटेबल लगे। ठीक है, तो हम मान रहे हैं 3 पद रिक्त हैं। ठीक है, तो लोकसभा में सदस्य कितने हैं वर्तमान में? 543, और 3 रिक्तियां हैं। ठीक है, तो 3 हटा दीजिए इसमें, तो कितना आ रहा है हमारा? 540। ठीक है, तो क्या बोल रही है कि प्रभावी सदस्य संख्या का 50% + 1 होना चाहिए। तो 540 का हम क्या करेंगे? 50% मतलब आधा और एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो 540 का आधा कितना आ रहा है हमारा? 270 + 1, यानी कितना होना चाहिए? 271 आना चाहिए। ठीक है, यानी 271 अगर बहुमत के पक्ष में है तो बहुमत पारित माना जाएगा, तो प्रभावी बहुमत क्या माना जाएगा? इफेक्टिव मेजॉरिटी पारित माना जाएगा। अगर 271 से कम आ रहे हैं, किस स्थिति में? जो हमने भी बताया कंडीशन कि 3 पद अगर रिक्त हैं तब। ठीक है, अगर ये 5 होते हैं तो ये संख्या बदल जाएगी सारी डिजिट। ठीक है, 7 होता है तो बदल जाएगा, कुछ भी अगर ये रिक्तियां अगर बदल रही है तो ये सारी डिजिट अपने में बदल जाती है। ठीक है, तो हमने बताया कि प्रभावी बहुमत निकालने के लिए प्रभावी सदस्य संख्या निकालते हैं, और प्रभावी सदस्य संख्या का क्या होना चाहिए? 50% + 1 होना चाहिए। ठीक है, ये 8 जगह काम करता है। नेक्स्ट हमारा तीसरा है पूर्ण बहुमत। इसको बोलते हैं स्पष्ट बहुमत यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब ये पूर्ण बहुमत क्या होता है? कुल सदस्य संख्या का 50% बहुमत। कुल सदस्य संख्या मतलब हमारी लोकसभा में 543 सदस्य हैं वर्तमान में, तो कुल सदस्य संख्या का 50% यानी 543 का 50%। 543 का आप आधा करें, कितना आ रहा है? 271.5। 271 आ रहा है, 271.5। ठीक है, और हम जानते हैं कि दशमलव के बाद यदि 5 से लेकर 9 तक की कोई डिजिट है, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो दशमलव हट के एक अंक आगे आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर लिख दिया जाए 1.5 तो 5 हट जाएगा, 2 हो जाएगा। 1.8 हट जाएगा, वो अपने आप में 2 हो जाएगा। अगर लिख दिया जाए 1.1 तो सिर्फ 1 रहेगा, 1.3 तो सिर्फ 1 रहेगा, 1.4 तो 1 ही रहेगा। यानी दशमलव के बाद यदि 5 से 9 तक की कोई डिजिट है तो वो डिजिट हट करके आगे बढ़ के एक जुड़ जाती है। ठीक है, अगर दशमलव के बाद कोई 5 से छोटी डिजिट है तो वो डिजिट हट जाती है, आगे वाली डिजिट वैसे ही बनी रहती है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि कुल सदस्य संख्या का 50% बहुमत होता है अगर, तो वो हमारा पूर्ण बहुमत या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है। तो वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543। 543 का 50% आधा करें, कितना आ रहा है? 271.5। तो 0.5 हटा दीजिए, कितना है? 272। ठीक है, तो इस बहुमत यानी 272 सीटें होनी चाहिए, 272 बहुमत होना चाहिए, तब आप एब्सोल्यूट या मेजोर या स्पष्ट बहुमत माना जाता है। ठीक है, अच्छा इसका प्रयोग कहां होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन कोटा में इसका प्रयोग होता है, किसका? एब्सोल्यूट या स्पष्ट बहुमत का। और दूसरा, सरकार के स्वरूप को बताने में इसका प्रयोग होता है। सरकार का स्वरूप कैसा? जैसे हम बोलते हैं इंदिरा गांधी की सरकार थी, मोदी सरकार है, मतलब पूर्ण बहुमत की जब सरकार होती है तो हम उसके यानी सरकार का स्वरूप को बताया करता है। ठीक है, यानी हम बोलते हैं अगर मोदी सरकार बोले इसका मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार है। ठीक, तो सरकार के स्वरूप को बताने में और राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन कोटा में भी इसका प्रयोग होता है, किसका? स्पष्ट बहुमत या पूर्ण बहुमत का, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का। चौथा है हमारा विशेष बहुमत, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत। ठीक है,
स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 बहुमत भी से कह सकते हैं। इसको 3 तरह से बांट सकते हैं, इसको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है पहले प्रकार का विशेष बहुमत। पहले प्रकार के विशेष बहुमत में क्या होता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य का 2/3। ठीक है, मान लीजिए कि उपस्थित सदस्य कितने हैं, 200 है लोकसभा में, 543 सदस्य हैं, लेकिन उपस्थित क्या है, किस दिन सदन की बैठक होती है और 200 सदस्य उपस्थित होते हैं। उनमें से 180 सदस्य क्या देते हैं, मतदान देते हैं। ठीक है, जिसमें से 150 पक्ष में है और 30 विपक्ष में है। तो हमने क्या बोला, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, 2/3। ठीक है, तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य कितने हैं, 180। तो 180 का 2/3 करें, 180 गुणे 2/3 कितना निकल के आ रहा है हमारा, 120। ठीक है, यानी 120 सदस्य संख्या होनी चाहिए पक्ष में, तब ये बहुमत पारित मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 312 और 249 में इसका प्रयोग किया जाता है। अभी क्या है, इनको आगे हमने बोला सिर्फ डिटेल समझेंगे, अभी आप सिर्फ बहुमत समझिए कि बहुमत क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या हुआ, विशेष या स्पेशल मेजोरिटी हो गया। और यहां पे एक ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको ये देखिए दिखाया, समझा के बताया है। पहले प्रकार का विशेष बहुमत हमने कहा कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। ठीक है, माना हम जानते हैं कि वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। 200 मान लीजिए किसी दिन सदन की बैठक हुई और उपस्थित हुए, 180 ने क्या किया, मतदान किया। ठीक है, उपस्थित में से मतदान कितनों ने किया, 180 ने। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य कितने हैं, 180, और उपस्थित कितने हैं, 200, और उपस्थित और मतदान करने वाले कितने हैं, 180। तो इसका 2/3, 180 का 2/3 निकाले, कितना निकला हमारा, 120। ठीक, यानी यहां एक ऐड नहीं करेंगे, एक ऐड नहीं करेंगे। यानी अगर 120 सदस्य पक्ष में है, 120 सदस्य अगर उपस्थित हैं, यस कर रहे हैं, तो हमारा पहले प्रकार का विशेष बहुमत पारित हो जाता है। जो आर्टिकल हमने क्या बोला, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 यहां पे अप्लाई होता है। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में बताएंगे कि आर्टिकल 249 का और 112 क्या है। दूसरे प्रकार का जो विशेष बहुमत है वो क्या कहता है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य संख्या का 2/3। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य का 2/3 पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि कुल सदस्य संख्या का पूर्ण बहुमत, यानी पूर्ण बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। और हम जानते हैं कि लोकसभा में मान लीजिए वर्तमान में हम जानते हैं 243 सीटें हैं। ठीक है, 243 में ये क्या बोला, पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत मतलब 243 का आधा करें, कितना आ रहा है हमारा, 271, यानी 272 आ रहा है, 271.5 यानी 272। ठीक है, तो दोनों कंडीशन पूरी हो चाहिए। पहली, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, 2/3 पहली कंडीशन। दूसरा, पूर्ण बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं तो ये हमारे दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत होता है। तो हमारा जो दूसरे प्रकार का जो विशेष बहुमत है, इसका प्रयोग कहां करते हैं, जैसे हमारे कैग हो गए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि के जो जज हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज, ठीक है, इनको हटाने के लिए, इनको पद से च्युत करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे प्रकार के जो विशेष बहुमत है इसका प्रयोग किया था। साथ ही साथ संविधान संशोधन में भी लगभग 90% संविधान संशोधन में ये दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का ही प्रयोग होता है। ठीक है, दूसरे प्रकार का जो विशेष बहुमत है, हमने क्या कहा कि पहली कंडीशन होनी चाहिए कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, ये पहली कंडीशन होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, यानी पूर्ण बहुमत से कम ना हो। और पूर्ण बहुमत हम जानते हैं कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं वर्तमान में, 543। ठीक है, 543 का पूर्ण बहुमत अगर हम निकालेंगे, कुल का आधा हम करेंगे, कितना निकलेगा, 543 का आधा करिए आप, कितना निकल रहा है, 271.5, और हम 0.5 हटाएंगे तो कितना आएगा, 272। ठीक है, तो पहली कंडीशन 2/3 होना चाहिए जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं। दूसरा, पूर्ण बहुमत से कम ना हो, यानी 272 से कम ना हो, ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी तारीख को मतदान होता है। ठीक है, उपस्थित सदस्य कितने हैं हमारे, 200 सदस्य हम मान लेते हैं उपस्थित हुए। ठीक है, मतदान कितनों ने किया, 180 ने किया, जिसमें से कि 150 यस में थे और 30 हमारे नो में थे। ठीक है, तो पहली शर्त अब हम देखते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य कितने हैं, 180। 180 का 2/3 करिए, कितना निकल रहा है हमारा, 120 निकल रहा है। और हम जानते हैं कि हमारा जो यस था कितना है, 150 है, यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य संख्या कितनी है, 150 है, जबकि हमें चाहिए कितना था, 120। यानी पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो रही है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, कि पूर्ण बहुमत से कम ना हो। देखिए क्या 272 से कम है या नहीं, हम देख रहे हैं कि 272 से हमारा क्या है, कम है। 120 जो है हमारा 272 से कम है, यानी दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो ये प्रस्ताव क्या है, स्थगित हो जाएगा, यानी ये बहुमत, ये वाला जो प्रस्ताव या अधिनियम जो भी लाया गया होगा कानून, वो पारित नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरे दिन बैठक होती है, दूसरे दिन बैठक हुई और सदस्य कितने उपस्थित हुए, 500। ठीक है, और मतदान कितनों ने किया, मतदान किया मान लीजिए 450। ठीक है, 450 में 350 हमारे यस में थे, यानी पक्ष में थे। ठीक है, और हमारे बाकी कितने बच रहे हमारे, 100। ठीक है, तो 100 हमारे क्या थे, नो में थे, यानी विपक्ष में थे। ठीक है, तो 450 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं। ठीक है, उपस्थित 500 थे, लेकिन मतदान और उपस्थित कितने हुए, 450, जिसमें से कि 350 पक्ष में थे और 100 हमारे कितने हैं, विपक्ष में हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहली शर्त क्या कहते हैं, उपस्थित और मतदान का 2/3, उपस्थित और मतदान का 2/3। ठीक है, 450 का 2/3 कितना है हमारा, 300 निकल रहा है। तो क्या हमारा 300
क्या हमारा 300 जो निकल रहा है वो पहली शर्त पूरी कर रहा है? यानी पहला हमने क्या देखा, मतदान कितने पक्ष में थे? 350, और हमारा निकलना कितना चाहिए था? 300। यानी हमारा जो पक्ष में वोट पड़े वो 300 से ज्यादा निकले, 300 से ज्यादा पड़े, यानी हमारा बहुमत पारित हो गया। पहला कंडीशन पूरी कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन थी कि पूर्ण बहुमत से कम ना हो, यानी 272 से कम ना हो। अब देखिए क्या है, 350, 272 से कम है? नहीं, यानी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है, तो अब ये बहुमत पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, ये सबसे कठोर बहुमत होता है। ये जो तीसरे प्रकार का जो विशेष बहुमत जो हम बताने जा रहे हैं आपको, सबसे कठोर बहुमत होता है और भारत में एक ही जगह भारत के संविधान में लागू होता है, आर्टिकल 61। और आर्टिकल 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग से। तो ये तीसरे प्रकार का जो विशेष बहुमत है, स्पेशल मेजोरिटी, ये क्या कहता है? कुल सदस्य संख्या का 2/3। हम जानते हैं कि लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543, और 543 का 2/3 मतलब 543 गुणे 2/3, 2/3। इसको करके कैलकुलेशन कितना आ रहा है? 362। यानी अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना है और लोकसभा में 540 सदस्य हैं तो 362 सदस्य का यस होना जरूरी है, तब ये बहुमत पारित माना जाएगा। इसलिए सबसे कठोर बहुमत माना जाता है और ये आर्टिकल 61 से संबंधित है। आर्टिकल 61 मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो इसी प्रकार का, ये जो विशेष प्रकार का बहुमत है, तीसरे प्रकार का जो विशेष प्रकार का बहुमत है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमने तीनों को डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि आप सुनते होंगे अक्सर कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के लिए विशेष प्रकार की बहुमत की जरूरत होती है, या आर्टिकल 312 में या आर्टिकल 249 में विशेष प्रकार की बहुमत की जरूरत होती है। तो आप सुनते हो कि विशेष प्रकार की बहुमत की जरूरत होती है, फिर राष्ट्रपति वाला इतना टफ क्यों है? तो ये तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, तीनों ही विशेष प्रकार की बहुमत, लेकिन हमने जैसे अभी बताया कि तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है, अब आप एक और वर्ड समझिए, विधेयक या बिल। विधेयक या बिल क्या होता है? जब कोई कानून क्या होता है? प्रस्तावित होता है, यानी प्रस्तावित कानून को हम क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? उसको हम विधेयक बोलते हैं। ठीक है, जैसे नारी वंदन विधेयक, कौन सा विधेयक था? 128वां विधेयक, 128वां बिल था। लेकिन जब वो पारित हुआ, यानी तो वो क्या बन गया? हमारा नारी वंदन अधिनियम 106वां बन गया। अब ये क्यों? विधेयक 128वां और जो अधिनियम था वो 106वां बना। ये कैसे? तो पहले अधिनियम को भी समझ लेते हैं। अधिनियम क्या होता है? जब विधेयक प्रस्तावित हो जाता है हमारा, और प्रस्तावित होने के बाद वो पारित हो जाता है। ठीक है, पारित होने का मतलब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात वो लागू हो जाता है, इंप्लीमेंट होता है। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, उसको लागू कर दिया, तो क्या बन जाता है? हमारा जो विधेयक हमारा प्रस्तावित था, वो अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है उस पर, तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देता है, तो अनुमति मिलने के बाद वो क्या हो जाता है? हमारा अधिनियम हो जाता है, एक्ट हो जाता है। तो ये विधेयक और एक्ट में अंतर है। तो हमने क्या बताया था कि नारी वंदन विधेयक 128वां था, और वो जब पारित हुआ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर में, तो क्या बना? नारी वंदन अधिनियम 106वां। ऐसा कैसे? इसका मतलब यह है कि संविधान में अब तक जब नारी वंदन विधेयक लाया गया था, तो इसका मतलब था कि संविधान में अब तक कितने विधेयक लाए गए, कितने प्रस्ताव लाए गए? 128वां। अब जरूरी नहीं कि सब पारित हो जाए, जो पारित हो जाते हैं उनको विधेयक में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि संविधान में पहला संशोधन होता है, ठीक है, और वो संशोधन हुआ और वो पारित हो गया। ठीक है, दूसरा कोई प्रस्ताव लाया गया, वो पारित नहीं हुआ, तीसरा लाएगा, वो पारित नहीं हुआ, चौथा लाएगा, वो पारित नहीं हुआ, पांचवा लाएगा, वो फिर पारित हो गया। अब पहला पारित हुआ था और पांचवा पारित हुआ। ठीक है, तो विधेयक कितने हुए? 5 अभी तक प्रस्ताव लाए गए, 5 बिल लाए गए, लेकिन पारित कितने हुए? 2। तो विधेयक कितने गिने जाएंगे? 5, लेकिन एक्ट अधिनियम कितने गिने जाएंगे? 2, क्योंकि 2 पारित हुए थे। यानी आप रियल लाइफ में ऐसे समझिए कि आपने किसी को प्रपोज किया, ठीक है, किसी एक ने मना कर दिया, आपने दूसरे को प्रपोज किया, उसने भी आपको मना कर दिया, आपने तीसरे को प्रपोज किया, उसने हाँ कर दिया, और आपने उसके साथ जिंदगी बिताने लगे। तो आपके प्रपोजल कितने गए लाइफ में? 3। ये 3 क्या है? आपके विधेयक है, विल है। और आपने एक ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और आप अच्छे से उसके साथ शादी करके लाइफ जीने लगे। ठीक है, ये क्या हुआ? आपका एक्ट। तो प्रस्तावित कितना हुआ? 1। ठीक है, तो प्रस्तावित कितने हुए? 3, लेकिन एक्सेप्ट कितने हुआ? 1। जो एक्सेप्टेड हो गया वो आपका क्या है? अधिनियम है, एक्ट है। ठीक है, उसमें लगे कि भाई सॉरी, ये अब एक्सेप्टेड हो गया, अब ये हमारा है। ठीक है, तो ये आपका बन गया एक्ट। तो एक आपका एक्सेप्टेड हो गया था प्रपोजल, वो आपका क्या है? अधिनियम है, एक्ट है, और आपने 3 प्रपोजल दिए थे। ठीक है, तो वो क्या है? आपका विधेयक हो जाता है, विल हो जाता है। ठीक है, तो विल या जो विधेयक होता है वो बताता है कि संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए, और जो अधिनियम बताता है वो हमारा ये बताता है कि कब कितने एक्सेप्टेड हुए उसमें। ठीक है, नेक्स्ट एक और टर्म है हमारा कोरम या गणपूर्ति। कोरम या गणपूर्ति क्या होता है? वह न्यूनतम संख्या जिसकी पूरी ना होने पर सदन की बैठक अवैध या अमान्य मानी जाती है। सदन की बैठक अवैध या अमान्य मानी जाती है। तो भारत में जो कोरम है उसकी संख्या कितनी है? तो भारत में जो कोरम है वो 1/10 है। यानी लोकसभा में अगर 543 सदस्य संख्या है तो उसका 1/10 मतलब 54। अगर 54 से 1 भी कम हुआ तो सदन की बैठक अवैध या अमान्य मानी जाती है। ठीक है, तो कोरम का मतलब होता है वह न्यूनतम संख्या जिसके पूरा ना होने पर सदन की बैठक अवैध हो जाती है, उसे कोरम कहते हैं, उसे गणपूर्ति कहते हैं। तो भारत में कोरम कितना है? कुल का 1/10। कुल का 1/10 मतलब 543 का 1/10। 543 का 1/10 का मतलब 543 गुणे 1/10 कितना आ रहा है आपका? 54। यानी अगर 54 से 1 भी कम हुई संख्या
तो वह सदन की बैठक अवैध मानी जाएगी, वह अमान्य मानी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये 2 क्लासेस बेसिक। अब नेक्स्ट क्लास जो आएगी वहां से आपकी पॉलिटी शुरू हो रही होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।